हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड के नज़र दुनिया पर कार्यक्रम में आपका स्वागत, वेलकम और खैर मकदम है। आज 5 दिन के बाद आपके सामने ये कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ। लगभग 2 साल में ये पहली बार था कि इस कार्यक्रम की छुट्टी रखी गई। अलबत्ता पहले से रिकॉर्ड करके आपके रूबरू कार्यक्रम हर दिन जारी रखे गए। आज 2 बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचा रहा हूं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के बड़े डेलीगेशन का अबू धाबी में आज दूसरा और आखिरी दिन था, और दूसरी खबर यह है कि इजराइल के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाले हिजबुल्लाह को किसी तरह से रिश्वत देकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह ने इस सिलसिले में बड़ा पर्दाफाश किया है। अब से पहले जुलाई में गजा पट्टी के इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले हमास ने इस तरह का पर्दाफाश किया था। उन्हें 15 अरब डॉलर देकर खामोश रखने की कोशिश की गई थी, जिसे हमास ने ठुकरा दिया था। दोनों खबरें बहुत अहम हैं, इसलिए एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखें। आज का एपिसोड ज़रा लंबा है। इससे आपको मालूम होगा कि ख़ुद को बहुत ताकतवर समझने और दिखाने वाले मुल्क अंदर अंदर कितने कमज़ोर हैं। अगर ताकतवर होते तो रिश्वत देकर खामोश करने की कोशिश ना की जाती। आगे बढ़ने से पहले अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर अबू धाबी से छपने वाले अखबार गल्फ न्यूज़ ने दी है। उसके मुताबिक मंडे को अमेरिका और इजरायली डेलीगेशन के 2 दिन के अबू धाबी दौरे के पहले दिन तीनों मुल्कों ने फिर से ये बात साफ की है कि 13 अगस्त को इजराइल, अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ज़रिए किया गया ऐलान एक ज़्यादा स्टेबल यानी स्थिर, यूनाइटेड और खुशहाल मिडिल ईस्ट की तरफ एक बहादुरी भरा कदम है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर सलाहकार जैरेड कुशनर की लीडरशिप में एक ऊंची सतह के अमेरिकी इजरायली डेलीगेशन के ज़रिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मौजूदा दौरे के दौरान मंडे को तीनों मुल्कों के ज़रिए जारी बयान में ये बात सामने आई है। आपको बता दूं कि मंडे को ही इजराइल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी पहली इजरायली कमर्शियल फ़्लाइट पहुंची। इजराइल की एल अल एयरलाइंस की इस फ़्लाइट में अमेरिकी प्रेसिडेंट के दामाद और सीनियर सलाहकार जैरेड कुशनर समेत कई सीनियर अमेरिकी और इजरायली जिम्मेदार यूएई पहुंचे हैं। जहाज़ पर सवार होने से पहले कुशनर ने तेल अवीव एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट को हिस्टोरिक बताया और उम्मीद जाहिर की कि ये इलाके और दुनिया के दूसरे मुल्कों तक पहुंच के लिए एक शुरुआत होगी। कुशनर के साथ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओ ब्रायन, इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मीर बेन शाबात और कई दूसरे अमेरिकी और इजरायली जिम्मेदार अबू धाबी पहुंचे हैं। यूएई के विदेश राज्य मंत्री अनवर करगाश ने एयरपोर्ट पर अमेरिकी और इजरायली डेलीगेशन का वेलकम किया। तीनों मुल्कों के जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये इलाके की समस्याओं और चुनौतियों यानी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को हल करने के तरीक़े के बारे में अब तक रही सोच को बदलेगा, जिसमें व्यवहारिक कदमों और व्यवहारिक परिणामों यानी प्रैक्टिकल स्टेप्स और उनके प्रैक्टिकल नतीजों पर ध्यान फोकस किया गया है। ये कदम नए पुलों को बनाने का वादा करता है, जो मौजूदा टकराव को ख़त्म करने और आइंदा के टकराव को रोकने का काम करेगा। इस बयान में आगे कहा गया है कि और ये सही वक्त पर उठाया गया कदम है। पिछले 10 वर्षों में हमने जंग, तबाही और अव्यवस्था यानी कैओस में बहुत ज़्यादती देखी है और जवान आबादी की तरफ बढ़ती जनसांख्यिकी बदलाव यानी डेमोग्राफिक तब्दीली देखी है। अगर हमें मौजूदा और आइंदा की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना है तो हमें इन सभी तब्दीलियों के मुताबिक एक्टिव तरीके से कदम उठाना चाहिए। बयान में आगे कहा गया है कि इस समझौते से इजराइल और यूएई के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने में एक ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक कामयाबी की शुरुआत की है।
जिसके तहत इजराइल की अपनी संप्रभुता का विस्तार करने के प्लान को रोक दिया गया है। यानी ये भी याद दिलाया गया है कि वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल किए जाने के प्लान को रोक दिया गया है। इस मौके पर अमरीकी और यूएई के जिम्मेदारों ने फ़िलिस्तीनी लीडर्स से अमन हासिल करने के मकसद से इजराइल के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की है। आपको याद दिला दूं कि सभी फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, महमूद अब्बास और हमास ये सब शामिल हैं, उन्होंने इस समझौते की मुखालिफत की है। अब ये कहा जा रहा है कि अब तो ताल्लुकात यूएई और इजराइल के बन गए, लेकिन अब आप इजराइल से अमन हासिल करने के लिए बात करें। ये बहुत ही गैर मामूली सिचुएशन है। आपको साथ ही बता दूं कि बयान में ये भी कहा गया है कि सैटरडे को यूएई ने सरकारी तौर पर अपने 40 साल के इजराइल के ख़िलाफ़ बायकॉट कानून को ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद यूएई की कंपनियां और लोगों को सीधे इजराइल के साथ तिजारत करने की इजाज़त मिल गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इजराइल और इमाराती मिनिस्टर्स विदेशी मामलों से लेकर फूड सिक्योरिटी तक कोऑपरेशन को जारी रखने और मजबूत करने पर अपनी पहली बाकायदा बातचीत शुरू कर चुके हैं। साथ ही कहा गया है कि हमने पहले ही दोनों मुल्कों के बीच फ़ोन लाइनें खोल दी हैं, और जैसा कि हम अब से पहले बताते रहे हैं कि इजराइल और एमिरेट्स कोरोना महामारी के बारे में रिसर्च में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके इलाज में कामयाबी मिलेगी। इसी बीच एमिरेट्स और इजरायली मीडिया के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने फ़िलिस्तीनियों को एक बार फिर यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वे इजराइल के साथ ताल्लुकात फ़िलिस्तीनियों की कीमत पर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फ़िलिस्तीन मुल्क अलग बनने और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी के तौर पर बनाए जाने को सपोर्ट करता है। ये बात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने अबू धाबी में एक कार्यक्रम में वहां रहने वाले फ़िलिस्तीनियों के साथ बैठक में कही और यकीन दिलाया कि इजराइल के डेलीगेशन के ज़रिए 2 दिन का हिस्टोरिक दौरा और ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते से फ़िलिस्तीनी कॉज के लिए इमाराती सपोर्ट मुतासिर नहीं होगी। इस खबर को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के गल्फ न्यूज़ और इजराइल के टाइम्स ऑफ इजराइल दोनों ने छापा है। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने पिछले हफ्ते अमीरात के बाद कुछ और अरब और मुस्लिम मुल्कों के ज़रिए इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश के तहत सूडान और बहरीन का नाकाम सफ़र किया था, और इनके अलावा उनकी तरफ से मोरक्को से भी रब्ता किए जाने की खबर आई थी। इनमें से किसी भी मुल्क ने फ़िलहाल इजराइल से ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ज़रिए अमेरिका से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को F-35 लड़ाकू जहाज़ बेचने की मुखालिफत के बाद यूएई ने न्यूयॉर्क में अमेरिका और इजरायली एम्बेसडर्स से मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये तय किया गया था कि अमेरिका का डेलीगेशन पहले इजराइल जाएगा और वहाँ से इजरायली ज़िम्मेदारों को साथ लेकर एक ही फ़्लाइट में तेल अवीव से अबू धाबी पहुँचेगा। आइए अब मैं आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलता हूँ। एक फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट कमाल खलफ ने बहुत ही दिलचस्प खबर दी है। उसने लिखा है कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह जब कोई बयान देते हैं तो वो ठोस फैक्ट्स की बुनियाद पर होता है। ये बात हिजबुल्लाह के दोस्त और दुश्मन सब मानते हैं। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने अपने हालिया बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह के सामने भारी रकम और मुल्क की हुकूमत में बड़ी पॉलिटिकल साझेदारी की पेशकश रखी गई है और इसके बदले हिजबुल्लाह से ये मांग की गई है कि वो इजराइल और अमेरिका की मुखालिफत छोड़ दे। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से हिजबुल्लाह के सामने ऐसा प्रपोज़ल रखा गया हो। इससे पहले भी बड़ी बड़ी कीमतों की पेशकश अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी कर चुके हैं। इस बार के प्रपोज़ल में ये कहा गया है कि लेबनान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरह बदल दिया जाएगा कि हिजबुल्लाह की पोजीशन काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब तक मैं आपको बता चुका हूं कि बैरूत धमाके के बाद फ्रांस, इजराइल और अमेरिका की कोशिश है कि लेबनान में ऐसी सियासी तब्दीली आए ताकि हिजबुल्लाह की सियासी ताकत ख़त्म हो जाए। इस खबर से ये तो जाहिर हो चुका है कि 4 अगस्त के धमाके के बाद
हिजबुल्लाह को रकम और हुकूमत में बड़ी हिस्सेदारी की पेशकश की गई है। ताज़ा खबर यह है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों आज एक बार फिर बैरूत आए थे और वहाँ के हुकूमत में मौजूद लोगों को पाबंदियों की धमकी दे करके गए हैं। वे बैरूत के धमाके के दूसरे ही दिन भी बैरूत पहुँचे थे। एक महीने में 2 बार वे बैरूत आ चुके हैं। हिजबुल्लाह को दी गई पेशकश पर फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट कमाल खलफ ने सवाल उठाया है कि ये प्रपोज़ल किसने दिया और कब दिया। डिप्लोमेटिक मामलों के जानकारों के हवाले से उन्होंने कहा है कि हसन नसरुल्लाह की इस तकरीर से पहले 2 बड़े लीडर्स ने लेबनान का दौरा किया था। एक तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों थे, मगर बैरूत में हिजबुल्लाह के नुमाइंदे मोहम्मद राद से उनकी मुलाकात इतनी लंबी नहीं थी कि उसमें मैक्रों इस तरह के किसी अहम प्रपोज़ल के बारे में बात करते। दूसरे कतर के फॉरेन मिनिस्टर थे जिन्होंने बैरूत में सभी ग्रुप्स के लीडर्स से मुलाकात की थी। वैसे हिजबुल्लाह के लीडर्स से उनकी मुलाकात का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन ऐलान न किए जाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुलाकात नहीं हुई। तीसरा चांस ये है कि ये प्रपोज़ल ईरान के रास्ते से हिजबुल्लाह तक पहुंचाया गया हो। इस सिलसिले में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ईरान के साथ किसी न किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे और वे जो ईरानियों को दे सकते हैं वो अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं दे सकेगा। अब मैं आपको याद दिला दूं कि अब से पहले 28 जुलाई को मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आपको खबर दी थी कि गज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन हमास के पॉलिटिकल ऑफिस के मुखिया और फ़िलिस्तीन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया ने बताया था कि उन्हें इजराइल की मुखालिफत छोड़ने के लिए 15 अरब डॉलर की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने उस वक्त बताया था कि 2 महीने पहले हमास को पेशकश की गई थी कि सेंचुरी डील के तहत काम करने के लिए उसे मदद के तौर पर 15 अरब डॉलर दिए जाएंगे, लेकिन इसकी शर्त ये थी कि वे पूरी तरह से रेजिस्टेंस यानी इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ना बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा था कि हमास ने फ़ौरन ही ये पेशकश खारिज कर दी थी। हानिया ने ये बात कतर की अरबी ज़बान की लोसिल वेबसाइट से बात करते हुए कही थी। उनके मुताबिक कुछ अरब सरकारों ने गज़ा पट्टी में बुनियादी प्रोजेक्ट्स पर खर्च के लिए 15 अरब डॉलर देने की बात कही थी और साथ ही ये कहा था कि हमास को रेजिस्टेंस छोड़ देना होगा। इस्माइल हानिया ने बताया कि हमास से कहा गया था कि वो अपने हथियार सरेंडर कर दें और अपने सभी फोर्सेस को पुलिस में शामिल करा दें। हमास से ये भी कहा गया था कि गज़ा पट्टी का मैनेजमेंट उसे सौंप दिया जाएगा, लेकिन उसे रेजिस्टेंस और बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा की तरफ से आंखें बंद करनी होंगी। हानिया के मुताबिक कुछ बिचौलियों के ज़रिए से ये प्रपोज़ल रखा गया था कि गज़ा पट्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए ये रकम दी जाएगी, जिसमें गज़ा में बंदरगाह और एयरपोर्ट बनाया जाना शामिल था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये जहरीला प्रपोज़ल ठुकरा दिया और कहा था कि आज़ाद इंसान भूख से मरना गवारा करता है, मगर इस तरह का सौदा कभी नहीं करता। इधर 2 दिन पहले संडे को 10 मुहर्रम के मौके पर जब दुनिया भर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन और उनके दोस्तों और परिवार के लोगों की शहादत को याद किया जा रहा था, उस दिन हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने अपनी तकरीर में कुछ काफ़ी अहम बातें कही हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि हिजबुल्लाह के सिपाही आशूरा के दिन एक बार फिर इजराइल की मुखालिफत पर जोर देते हैं और अगर पूरी दुनिया भी इजराइल के गैर कानूनी कब्ज़े को कबूल कर ले तब भी हम उसे मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये गलत है। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनियों के हुकूक़, गोलान में सीरिया के लोगों के हुकूक़ और लेबनान की आवाम के हुकूक़ यानी अधिकार पूरी तरह से साफ़ हैं और हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो इजराइल के मुकाबले में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके के लोग चाहते हैं कि आज़ाद और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारें और अमेरिका की मोनोपोली के मुकाबले में अपने फ़ैसले खुद करें। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका झूठ और जुल्म का सिंबल है जो मुल्कों पर हमले करके उनकी प्रॉपर्टी लूटता है।
उन्होंने कहा कि यमन की जंग में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अमेरिका के प्यादे हैं और उसके फैसलों पर अमल कर रहे हैं और हम अमेरिका के मुकाबले में सिर्फ सच के साथ हैं। हसन नसरुल्लाह ने इमारात के समझौते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे इजराइल को बाकायदा तरीके से स्वीकार करने के हर तरह के कदम की, चाहे वो जिस पार्टी, ग्रुप या सरकार की तरफ से हो, कंडम करते हैं। उन्होंने कहा कि इमारात ने सबसे बुरे सियासी हालात में ट्रंप और नेतन्याहू की मुफ्त में खिदमत की है। उन्होंने आगे कहा कि अबू धाबी ने इजराइल से ताल्लुकात कायम करके अरब दुनिया से विश्वासघात किया है और जो चीज़ छिपी हुई थी उसे पब्लिक कर दिया, लेकिन इजराइल ने उनकी बेइज्जती करना बंद नहीं की और कहा कि वो ताल्लुकात के बदले में वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करने के प्लान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हसन नसरुल्लाह ने आगे कहा कि इजराइल ने इसी तरह इमारात को F-35 जंगी जहाज़ बेचने की भी मुखालिफत की है, क्योंकि उसे इलाके के किसी भी मुल्क पर भरोसा नहीं है और वो अपने फ़ौजी दबदबे को बाकी रखना चाहता है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इजराइल के ख़िलाफ़ हमारा रिएक्शन बहुत ही ठोस और सीरियस होगा और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको याद दिला दूं कि 20 जुलाई को हिजबुल्लाह के एक कमांडर अली मोहसिन कामिल को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क एयरपोर्ट के नज़दीक हवाई हमले में मार दिया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी हुई है। इस पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के जवाबी हमले से डरकर इस हद तक कहा है कि उसे नहीं मालूम था कि वहाँ हिजबुल्लाह का कमांडर मौजूद है। आपने देखा कि एक तरफ तो दुनिया को बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल बहुत मजबूत हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अरब मुल्क ईरान से डरे हुए हैं, इसलिए इजराइल से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के ज़रिए पिछले साल सितंबर में गिराए गए ग्लोबल हॉक ड्रोन इराक में अमेरिकी छावनियों पर होने वाले ईरानी हमलों का कोई जवाब नहीं दे सका है और हद तो उस वक्त हो गई जब खुद अमेरिका के पड़ोस में वेनेजुएला तक ईरानी तेल और ज़रूरत का सामान पहुंचाने से भी वो रोकने में नाकाम रहा है, जबकि उसने पहले धमकी दी हुई थी कि वो ईरानी जहाज़ों को वेनेजुएला तक नहीं पहुंचने देगा। दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह से इजराइल इस हद तक डरा हुआ है कि पिछले कुछ हफ्तों में उसकी फ़ौज ने लेबनान बॉर्डर पर घबराकर कई बार गोलीबारी की है, ये कहते हुए कि हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। तीसरे फ्रंट पर हाल ये है कि अगर इजराइल के बयान को सही भी समझ लिया जाए तो हमास की तरफ से आग वाले गुब्बारे इजराइल में फेंके जाने के जवाब में इजरायली हमलों को खुद इजराइल ने ही कोशिश करके उस टकराव को रुकवाया है। इसके लिए भी उसने मिस्र और कतर को बीच में डालकर अपनी जान छुड़ाई है। अगर अमेरिका और इजराइल इतने ही मजबूत हैं तो हमास और हिजबुल्लाह को रिश्वत देने की कोशिश कौन करा रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका और इजराइल के इतना कमज़ोर होने के बावजूद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुछ दूसरे अरब मुल्क इजराइल पर इतना क्यों फ़िदा हो रहे हैं? कुछ जानकारों का शायद ये कहना सही हो कि ईरान और उसके दोस्त मुल्कों की बढ़ती ताकत की वजह से अगर अमेरिका को इस इलाके से जाना पड़ा तो वाशिंगटन चाहता है कि किसी तरह से इजराइल की हिफाजत खुद अरब मुल्क करें और हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया और ईरान और इनके नज़रिए के सपोर्ट करने वाले इजराइल को उखाड़ फेंकने में कामयाब ना हो सकें। आने वाला वक्त काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या अरब बादशाहों से ताल्लुकात बनाने के बाद इजराइल सेफ और सुरक्षित हो सकेगा? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।